एक तो इसमें इतना तामझाम चेक करना पड़ता है, अगर एक भी बटन इधर उधर हो गया ना तो ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं होता है। कम समस्या थोड़ी होती है इसकी। एक वीडियो पड़ी है जिसमें ऑडियो नहीं है ना? सोचो, 1 घंटे की पूरी वीडियो है कम से, अरे है, 1 घंटे की पूरी वीडियो मतलब कम से कम 20 GB की वीडियो होगी वो। अब 20 GB समझ रहे हो कितना होता? उतनी की GB की वीडियो और आवाज आई नहीं। बहुत सरदर्दी है यार इसमें। चलिए हेडिंग डालिए, वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर का जो टेन्योर है बेसिकली वो इंडस वैली के बाद नेक्स्ट आपका वैदिक कल्चर होता है। ठीक है, इंडस वैली जो आपने पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता, उसका नेक्स्ट जो आपका होता है वो आपका कहलाता है वैदिक कल्चर। नाम से वैदिक कल्चर, इसका मतलब वेद से रिलेटेड कुछ बातें होंगी। वेद क्या है? वेद से डिस्कस हो गए थे तुम लोगों से, ऋग्वेद और ये सब हो गए थे ना? ठीक है, तो वैदिक कल्चर में लिखिए, आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन, द कल्चर विच डेवलप्ड, द कल्चर विच डेवलप इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में जिस संस्कृति का विकास हुआ, उत्तरी भारत में जिस संस्कृति का विकास हुआ, नोन एज वैदिक कल्चर, उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इट वॉज फाउंडेड बाई द आर्यंस, इट वॉज फाउंडेड बाई द आर्यंस, ये आर्यों द्वारा स्थापित संस्था थी। इट वॉज फाउंडेड बाई आर्यंस, आर्यंस ने इनको, आर्य लोग जो थे वही लोग और आर्यंस दोनों सेम ही चीज हैं, आर्य द्वारा स्थापित संस्था थी। सो समटाइम इट वॉज ऑल्सो नोन एज आर्यन कल्चर, इसलिए कई बार इसे आर्यन कल्चर के नाम से भी डिनोट करते हैं। समटाइम इट वॉज नोन एज ए आर्यन कल्चर, आर्य सभ्यता के नाम से भी इसको डिनोट करते हैं। यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन बहुत फेमस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्य? ध्यान से, जो आर्य शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, आर्य कई बार आया एग्जाम में, आर्य का मीनिंग क्या होता है? तो आर्य बेसिकली कई सारी मीनिंग होती हैं। इंग्लिश में होता है श्रेष्ठ, ठीक है, हिंदी में होता है सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ ये वाला, ठीक है। कई बार ऑप्शन में आपको अभिजात वर्ग भी मिलता है। अभिजात का मतलब होता है एलीट क्लास, अभिजात का मतलब है एलीट, एलीट भी लिख लीजिए इंग्लिश में, एलीट क्लास, ठीक है। कुछ एक जगहों पे आर्य का मतलब स्वतंत्र भी दिया गया है। स्वतंत्र, स्वतंत्र मीन फ्री, इंडिपेंडेंट, नोट करते चलिए, ये सब अलग अलग मीनिंग है आर्य के। कई बार आर्य में ऐसे मीनिंग भी मिलेंगे। प्रीलिम्स में क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ आर्य, तो आपके सामने ये है इसका मेन मीनिंग। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइम पीरियड। ऋग्वैदिक का टाइम पीरियड, ऋग्वैदिक का जो टाइम था मतलब वैदिक काल का टाइम, ऋग्वैदिक काल का अगर मैं टाइम की बात करूं तो लगभग 1000 से 850 BC ये टाइम है, 1000 टू 850 BC, ठीक है। कई जगहों पे ये 1750 से कुछ याद आ रहा होगा। इंडस वाला आपने कितना टाइम लिखा था? इंडस वाला जो टाइम चेक करो जो आपको लिखवाया गया था 1750 से 1000 के आसपास का था ना, तो 1000 तक आपका इंडस वैली चलेगा। कई, देखो ध्यान से, पहली चीज ये तो क्लियर हो गई, कई किताबों में आपको यही चीज 1500 से 1000 आएगी, ठीक है। सब डिपेंड होता है कौन सी बुक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसमें किसमें? गूगल पे, गूगल तो ठीक है, ऑप्शन सारे में बता देता हूँ, गूगल वाले भी ये हैं और ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन। अब इसमें क्वेश्चन का है सही कौन सा है, तो सही में कभी भी आज तक आर्यन का कभी टाइम पीरियड पूछा ही नहीं है,
ठीक है, तो आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे पूछ ही ले आर्यन का एग्जैक्ट कौन सा है, तो कायदे में जो आर्यन कल्चर है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी वो 1250 से 850 बीसी है। ध्यान से, ये ऑफिशियल टाइम पीरियड है, 1250 से 850 बीसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये होता है आपका आर्यन कल्चर। ठीक है, इसी को कई बार आर्यन कल्चर जो है, इसी को हम लोग कई बार ऋग वैदिक काल के नाम से भी डिनोट करते हैं। नोट करिए, ऋग वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के नाम से भी डिनोट करते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड। इसका मतलब है जो ऋग्वेद में, ऋग्वेद जो लिखा गया था उसका टाइम पीरियड भी लगभग यही होगा। ठीक है, सब डिपेंड है क्वेश्चंस क्या उठ रहे हैं। तो अब उसके आगे पॉइंटर शुरू करिए आर्यंस के बारे में। लिखिए, ओरिजिनल लाइफ, ओरिजिनल लाइफ यहाँ के जो लोग थे इनकी ओरिजिनल लाइफ वाज एनिमल हस्बेंड्री, पशुचारण। यहाँ जो मेन काम ये लोग करते थे वो कौन सा है, पशुचारण वाला काम होता था, मेन वर्क जो इनका है। दूसरा होता है एग्रीकल्चर। ध्यान से, मतलब प्राइमरी वर्क इनका पशुचारण था, स्टार लगाना इस पे। दूसरा काम एग्रीकल्चर था, कृषि। ठीक है, सेकेंडरी एग्रीकल्चर है, प्राइमरी आपका वो है। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में भी आया हुआ है, सिविल्स में, कि इनका मेन वर्क क्या था। तो मेन वर्क, क्योंकि अभी भी खेती की खोज नहीं है, पोस्ट आर्यन जब पढ़ोगे, मतलब पोस्ट वैदिक पढ़ोगे, वहां पे खेती आ जाएगी। ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट, नो परमानेंट हाउस, कोई स्थायी भवन नहीं था। नो परमानेंट हाउस, कोई स्थायी निवास नहीं था। अगर परमानेंट हाउस नहीं होगा तो सबसे बड़ी दिक्कत यह होगी कि आपको एविडेंस नहीं मिलेंगे। समझ रहे हैं? परमानेंट होगा, भाई एक बंदा वहीं रहता था, जिंदगी भर रहा, तो जब वो वहां से खत्म होगा तो उसके एविडेंसेस अवेलेबल होंगे। अब यहाँ पे परमानेंट नहीं है, इसका मतलब एनिमल, देखो क्या नाम, एनिमल हस्बेंड्री है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, फॉरेस्ट है मान लीजिए। ठीक है, कुछ इस तरीके का ये फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट में रह रहे थे जब तक यहाँ पे क्या मिले आपको, कोई एनिमल मिले मोटा मोटी। ठीक है, मान लीजिए कोई एनिमल ही मान लेना। ठीक है भाई, ये जब इनकी क्या हुई, हंटिंग खत्म हुई, तो लॉजिक बात है यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे किसी और फॉरेस्ट में। तो जब इस वाले फॉरेस्ट में ये आएंगे तो लॉजिकली यहाँ के जो एविडेंसेस हैं वो पॉसिबल हैं नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ वापस क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा। क्योंकि फॉरेस्ट की जगह क्या, एनिमल को खत्म करते थे, एनिमल के बाद इधर आ गए, तो यहाँ पे फिर से क्या हो गया भाई, जंगल फिर से हो गया। जब जंगल फिर से हो गया तो आप इसके एविडेंस कहाँ ढूंढ पाएंगे? ठीक है, तो आर्यन कल्चर के एविडेंस बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, ये मेन रीजन हो गया। ठीक है, नो एविडेंसेस ऑफ, अगर पूछे आपसे कि एविडेंस क्यों नहीं है तो उसके पीछे का रीजन देंगे, बिकॉज देयर हाउसेज इज टेम्परेरी, उनका निवास कैसा था, अस्थायी निवास में रहते थे। नेक्स्ट, मैंने आपको चारों वेद के पढ़ने वाले बंदों के नाम बताए थे, याद है? ऋग्वेद को पढ़ने वाला कौन था? हाँ? 4 वेद बताए गए थे, नए लोग ध्यान से। ऋग्वेद पहला था, दूसरा यजुर्वेद था, तीसरा सामवेद, और फाइनली अथर्ववेद। बिल्कुल, अथर्ववेद। ये आपके 4 वेद हो गए। ठीक है, नए लोग नोट करते चलिए। इन चारों वेदों को जो पढ़ने वाले लोग होते हैं उनका नाम भी आपको लिखाया गया था। ठीक है, तो ऋग्वेद वाले को कौन था, नाम दिया गया। अच्छा, ऋग्वेद में क्या बोला गया था? ऋग्वेद में किसकी है, मतलब किसका एक्सप्लेनेशन है? हाँ, वर्शिप्स है ना, भगवान की पूजा है। यजुर्वेद में किसके नियम हैं? रूल्स ऑफ यज्ञ। सामवेद बेसिकली क्या है, इंडियन म्यूजिक, और अथर्ववेद बेसिकली मेडिकल साइंस। और उसके साथ साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट था दैट इज ब्लैक मैजिक, काला जादू। अथर्ववेद में ये चारों चीजों का कंटेंट है, कोर है आपका, जिसमें से यजुर्वेद वाला जो बंदा है, मतलब उसको बोलते हैं अर्धवायु। याद है कुछ? यजुर्वेद को जो गाता है उसका नाम ध्यान से अधर, और सामवेद को जो गाता है उसका नाम है
उदगाता, ध्यान से, ये कौन है? ये होते हैं जो इस वेद को पढ़ते हैं, पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, ये इन दोनों वेदों का इंपॉर्टेंट है, अर्धवयु और दूसरा है उदगाता। ठीक हो गया? चलो, क्या है? यज्ञ, यज्ञ ही बोलते हैं, वाई यज्ञ वाई है। नेक्स्ट, एक चीज ध्यान रखना, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बारे में बताया था कि ये इसका कुछ कंटेंट जो होता है वो कहाँ मिलता है? अवेस्ता में। अवेस्ता क्या है? ये ईरानियन एक है, याद रखिएगा, नोट करते चलिए। ईरानी ग्रंथ है, ईरान में लिखा गया है अवेस्ता। ठीक है, ईरान का एक ग्रंथ है अवेस्ता, मतलब ये कंटेंट वहां से भी आपको मिल जाता है थोड़ा सा। अगर आप बोले दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, ओल्डेस्ट, तो वो हमारे हिसाब से ऋग्वेद है, कंटेंट के हिसाब से अवेस्ता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो डैश करके अवेस्ता में लिख लीजिए, ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे प्राचीन किताब अवेस्ता। ऋग्वेद के कुछ कंटेंट जो कहा गया है वो अवेस्ता में भी मिलता है। तो माना क्या जाएगा? पहले कौन सा लिखा गया है उसके लिए एविडेंस चेक करने पड़ेंगे। तो जब हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एविडेंस चेक हुए तो अवेस्ता का टाइम पुराना निकला ऋग्वेद से। दुनिया की ओल्डेस्ट बुक है अवेस्ता, इंडिया के हिसाब से कौन सी है? चल नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए, ओरिजिनल प्लेसेस, मतलब जो आर्यन हैं उन आर्यन की ओरिजिनल प्लेसेस कौन सी हैं। तो कुछ लोग हैं, उन लोगों ने बताया यहाँ से आए, यहाँ से आए हैं, तो अलग अलग लोगों ने बताया। आपके काम के दो तीन हैं। पहला नाम है मैक्स मूलर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर, इन्होंने। दूसरे हैं तिलक साहब, तिलक। थर्ड हैं चाइल्ड, और फोर्थ हैं दयानंद सरस्वती। ये चार लोग हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम मतलब लोकेशन बताई है इनकी कहाँ कहाँ पर है। मैक्स मूलर के हिसाब से ये लोग आए हैं बैक्ट्रिया से। बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया क्या होता है? बैक्ट्रिया आज के समय का सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया क्या होता है डिस्कस हो जाएगा मैपिंग में आज। नेक्स्ट, तिलक के हिसाब से ये लोग आए हैं नॉर्दर्न पोल से, उत्तरी ध्रुव से। स्टार लगाना बहुत फेमस क्वेश्चन है तिलक के हिसाब से। नेक्स्ट है चाइल्ड साहब के हिसाब से ये आए हैं साउथ रशिया से, दक्षिणी रूस से। और सरस्वती साहब के हिसाब से आए हैं तिब्बत से। ये चार अलग अलग लोग हैं जहां से आर्यंस इंडिया में आए थे। तो इससे पता ये चला कि जो आर्यन है वो ओरिजिनल नहीं है। यही तो हुआ, इसका मतलब बाहर से आए होंगे अलग अलग लोग। इसमें एग्जैक्टली आपसे अगर पूछे तो सही बात मैक्स मूलर की है, एग्जैक्टली आए हैं वो सेंट्रल एशिया से। तिलक साहब पे कई बार क्वेश्चन हुआ है कि तिलक साहब ने कहां से बोला है, तो तिलक के हिसाब से नॉर्थ पोल से आए हैं। ठीक है, रशिया देखो, साउदर्न जो पोर्शन है ना, रशिया तिब्बत ऑलमोस्ट सिमिलर ही है वो सब। चाइना के ऊपर रशिया वाला पोर्शन होता है, सिमिलर ही बोला जाता है, क्योंकि सेंट्रल एशिया अगर बोल दिया गया ना तो सेंट्रल एशिया में लगभग सेम ही चीज आ जाती है, अप्रॉक्स वही एरिया कवर हो जाता है। ठीक है, चलो अब आओ नेक्स्ट, डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है इनका एरिया कहां से कहां तक था। जैसे याद है मैंने इंडस वैली के चारों बताए थे, नाम बताइए चारों प्लेसेस इंडस वैली की, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कौन सा सबसे ऊपर? मांडा। कहां पर है वो? ठीक बात, दायमाबाद। कहां पर? महाराष्ट्र में। ठीक बात, सुत कांगडोर अफगानिस्तान में, आलमगीरपुर। ठीक बात है, कहां पे? मेरठ में, यूपी में। ठीक बात है। चलिए, तो इनका ये डायमेंशन, एरिया, एरिया के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, मतलब ये कहाँ रहते थे, तो ये इन्फॉर्मेशन उठाई गई है ऋग्वेद से। मतलब इनका डेटा कहाँ से है पता चला है ऋग्वेद में।
ऋग्वेद में इनकी जो प्लेस है उस प्लेस का नाम दिया गया है सप्त सैंधव। ध्यान से, सप्त सैंधव ये वो प्लेस है जिस प्लेस पे ये रहते थे। ध्यान से, सप्त सैंधव का मतलब होता है 7 सिंधु। सिंधु का मतलब है यहां पर होता है रिवर से। एक चीज ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि वैसे सिंधु का मतलब क्या होता है? समुद्र। सिंधु सिनोनिम्स है, ठीक है, बट यहां पे सिंधु का मतलब क्या है? रिवर। तो जहां पर 7 रिवर बहती हैं तो इस प्लेस को आज के समय बोला जाता है पंजाब। 5 रिवर हैं आपकी पंजाब में, बाकी 2 रिवर शिफ्ट किधर हैं? पाकिस्तान में। तो इसलिए वो 7 रिवर का एरिया आज के समय का तो जो है आपका वो इनका एरिया कहलाता है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट की बात बता रहा हूं। ये वाला जो पोर्शन है इनका, ये वाला हिस्सा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान वाला पंजाब और अपना वाला पंजाब दोनों मिला करके, तो ये एरिया क्या कहलाएगा? आपका सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये चीजें हमें किससे पता चलती है, मैं आगे बता देता हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज सिंधु। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है इनकी, वो है सिंधु, इंडस, इंडस। सेकेंड नंबर पे आती है सरस्वती। सेकेंड नंबर पर है सरस्वती, सरस्वती। एक चीज ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में गंगा नदी का नाम कहीं नहीं है। तो गंगा आपकी पवित्र नदी बाद में बनाई गई है, ऋग्वेद में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। ठीक है, अभी बताओ, लिस्ट एक दे दूंगा मैं। इंडस। नेक्स्ट, टोटल रिवर इज अराउंड 25। ऋग्वेद का कंटेंट दे रहा हूं मैं। कुल नदियों की संख्या लगभग 25। नेक्स्ट, यहां पे आपको 2 रिवर मिलेंगी। एक रिवर इधर से ऐसे जा रही है, एक रिवर इधर से जा रही है। इधर वाली जो रिवर है इसका नाम है दृशदती, दृशदती रिवर है। ठीक है, इधर वाली जो रिवर है इसका नाम है सरस्वती। ध्यान से, दृशदती और सरस्वती ये 2 रिवर हैं। इनके बीच का जो एरिया है, यहां वाला एरिया, तो ये वाला, इनके बीच का मतलब होता है इधर वाला पोर्शन। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इस पोर्शन को नाम दिया गया है ब्रह्मवर्त। ब्रह्मावर्त, VART, ब्रह्मावर्त। बिटवीन 2 रिवर, नॉर्दर्न इज दृशदती, साउदर्न इज सरस्वती, मिडिल पोर्शन इज नोन एज ब्रह्मावर्त। यही ब्रह्मावर्त को यूपी में, इसको कई जगहों पे बिठूर के नाम से भी बोलते हैं। बिठूर गए हैं यूपी में? बिठूर नहीं गए, कोई बात नहीं। यूपी में बिठूर जो एक जगह है, कानपुर के पास है, कन्नौज के पास, उसके इलाके को बोलते हैं करीब करीब। ठीक है, तो जब आप यूपी के अप्रॉक्स मैप कवर करेंगे तो कुछ वो इस तरीके से कवर होकर के आता है, ऐसे ना यूपी। तो ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को ध्यान से नोट करिएगा। ब्रह्मावर्त कई बार आया, इसकी कौन कौन सी नदियों के किनारे स्थित है। ब्रह्मा जी का बहुत फेमस वहाँ पे पूजा भी होती है। मंदिर तो नहीं है, पूजा वूजा ब्रह्मा जी की होती है वहाँ पर। वेद व्यास जी का भी मंदिर है वहाँ पर बिठूर में। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। सीधी बात है, नाम है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का मतलब वो वैदिक काल, इसका मतलब सारा जो कंटेंट होगा वो कहाँ से उठाया गया होगा? ऋग्वेद से। तो आपको मेनली यहाँ पे ऋग्वेद समझना होता है। तो एक काम करो, इधर लिखो वर्ड, इधर लिखो टाइम। मतलब ऋग्वेद में कौन सा वर्ड कितने बार आया है, ये प्रीलिम्स का दे रहा हूं मैं। एक तरफ वर्ड, एक तरफ टाइम। टाइम्स का मतलब टाइम्स करके लिख लेना, कितनी बार आया है, एक समझ में आ जाएगा। लिख लो सबसे ज्यादा, अगर ऋग्वेद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई नाम है तो वो है इंद्र। याद रखना, वैदिक में सबसे इंपॉर्टेंट देवता है इंद्र। शिव जी, विष्णु, ये सब बहुत बाद में आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है आपके? इंद्र। डैश करके लिख लो 250। 250 बार अकेले इंद्र का नाम आया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गए आपके इंद्र। इंद्र समझते सब लोग? हाँ, मस्त आदमी है इंद्र। नेक्स्ट, अग्नि देवता। अग्नि देवता, अग्नि जानते हैं? अग्नि ही लिखना, जबरदस्ती फायर आर ना लिखना, बात को समझो, जहां जरूरी हो वहां इंग्लिश लिखना। अग्नि 200। अग्नि देवता बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका।
क्योंकि अग्नि देवता जो आपने देखा है कुछ इस तरीके का होता है, और यज्ञ होता है मोटा मोटी। तो यहां पे जो आग आपकी ऐसे करके निकलती है, ये बेसिकली मानी क्या जाती है, कनेक्टिंग है। ध्यान रखना, ये सिविल्स का क्वेश्चन है कि जो दिया जलाया जाता है उसकी माइथोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है, स्पिरिचुअल में। तो सबसे पहले दीपक जलाया जाता है आपकी पूजा में, देखे होंगे आप लोग, कथा वगैरह होती है, पंडित जी सबसे पहले दीपक, नहीं दीपक जलाइए महाराज, अरे तुमको जो बोलते हैं। तो दीपक क्यों जलाइए, तो दीपक इसलिए जलाइए, रीजन आपके सामने, क्योंकि जो दीपक है, अब आप जो भी यहाँ पे पूजा करेंगे वो पूजा इनके थ्रू कहाँ जाएगी, जहां आप पहुंचाना चाहते हैं, टू द गॉड। समझ में आया। तो अग्नि देवता बहुत इंपॉर्टेंट रोल उनका पूजा में होता है, इसीलिए बिना अग्नि के पूजा पॉसिबल ही नहीं है। वो सबसे अग्नि, ध्यान ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं अगरबत्ती की, अग्नि मतलब प्रॉपर एक आग होनी चाहिए, इसलिए जो आपका दीपक जलाया जाता है जनरली, ठीक है। हवन भी इसीलिए किया जाता है, रीजन आप समझ गए होगे। तो जो भी आप हवन में आहुति दे रहे हैं, वो आहुति ऊपर तक पहुंचाने का काम किसका है, वो इनका होता है, ऐसा ऋग्वेद में बोला गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है अग्नि की। नेक्स्ट, अरे वो अगरबत्ती, वो सब कुछ लोग बोलते हैं ऐसा वैसा होता है बांस आस को लेकर के, हिंदू में नहीं बोलते, पता नहीं तुम लोगों को क्या होता है, तुम लोग क्या अगरबत्ती जलाने को मना करते हैं, सब क्या जलती है, मैंने देखा है, बांस से बनती है, बांस वाली चीजों को जलाया जाता है डेड बॉडी में, ये रीजन माना जाता है। डेड बॉडी लेके जिसमें जाते हैं, तो वो डेड बॉडी जिसके ऊपर रखते हो बांस होता है, और जो अगरबत्ती बनती है वो भी बांस से बनती है, बांस के चारों तरफ लगाया जाता है ना कोटिंग, तो आप जलाते हैं तो बांस भी जलता है ना, तो बांस किस में जलता है, समझ गए। तो उसका लिंक माना जाता है उससे, क्रिमिनेशन से, वो मजबूरी वाली बात, इसीलिए आजकल वो स्टिक अच्छी आ गई हैं, नहीं पूरी पूरी एक स्टिक ही आ गई है, वो बढ़िया होती हैं। सबसे अच्छा दीपक माने, दीपक बढ़िया चीज होती है, तो कोशिश कीजिए जलाइए वो अगर पूजा करें। अगला ये वरुण, वरुण, वरुण देवता किसके हैं, जल, 30 टाइम 30। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जन, अग्नि का बनाता है 30। जन, एक एक करके, इंद्र का है 250, हाँ अग्नि का 200 है, वरुण का 30 है, जन का है 275। जन, JANA, अगर आपसे पूछे कोई एक वर्ड जो सबसे ज्यादा बार आया तो वो जन है, कोई एक देवता जो, जन का मतलब होता है पब्लिक, लोग, ठीक है, 275। इससे ज्यादा बार भी एक आया है, जन 275। पिता 335, पिता 335, पिता, पिता, हाँ पिता ही लिखना, फादर ना लिखिए, ऋग्वेद में फादर नहीं आया है, बड़ी समस्या है, बात समझ रहे हो। ऋग्वेद में फादर मदर खोजने लगोगे, वो कहीं नहीं लिखा हुआ है, पिता। नेक्स्ट, माता, माता 234। ये हुए कुछ काम के, अब आइए, मतलब काम का मतलब जो अब तक टॉप के हैं, उसके अलावा जो एग्जाम में जनरली उठे हुए हैं वो हैं राजा एक बार, राजा, सोम देवता 144, सोम 144, गाय, गाय काऊ 176, 176, विष्णु 100, विष्णु 100, विष्णु 100 बार, बृहस्पति 11, बृहस्पति 11, बृहस्पति 11, पृथ्वी एक बार 1 टाइम, पृथ्वी 1 टाइम। नेक्स्ट, ऐसे ना पूछो भाई, मुझे आइडिया नहीं है यार कौन सा क्या था, आई डोंट नो, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट निकाल के बता रहा हूं ना, मैच कर लो अगल बगल से। क्या हो गया, पृथ्वी एक बार, और एग्रीकल्चर, कृषि 33, कृषि 33, कृषि 33 बार। ये वो वर्ड्स हैं, कॉमन वर्ड हैं, जो आपके जनरली पुटअप हो चुके हैं किसमें, ऋग्वेद में, ठीक है, क्लियर। तो पहला सिस्टम आपने समझा, ऋग्वेद का टाइम टेन्योर क्या है, दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड वैदिक पीरियड में, ये सारे कंटेंट है, डायमेंशन आपके सामने हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हिमालय है, हिमालय, उस हिमालय को
ऋग्वेद में मूजवंत के नाम से डिनोट करते हैं। ध्यान से, हिमालय को ऋग्वेद में हिमालय नहीं बोला गया है, मूजवंत के नाम से डिनोट किया गया है। मूजवंत, ध्यान से, हिमालय इज नोन एज ए मूजवंत। नेक्स्ट आओ, तो ये हुआ आपका नॉर्मल सिस्टम। अब आओ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था। इस समय का जो टाइम था, उस टाइम में पॉलिटिकल सिस्टम आपका कैसा था, इससे रिलेटेड चीजें। पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम में इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। पहला ये, मतलब उस समय का जो फैमिली था या बाकी सिस्टम थी कैसी थी। तो सबसे पहला पॉइंट पॉलिटिकल सिस्टम में आता है जी जी, वैदिक पीरियड की कहानी है। फादर डोमिनेटेड, पहला पॉइंट। मतलब उस समय का जो सोसाइटी थी वो पितृ प्रधान सोसाइटी आ चुकी है आपका। तो पिछली बार वाली याद है कुछ, मदर डोमिनेटेड, इंडस वाला। तो यहां पे कौन सा पितृ सत्तात्मक थोड़ा सा आ गया है। नेक्स्ट, 5 इसमें थे आपके कबीले, 5 एरिया, इनको ही क्या बोला गया है, कबीला। उस समय के टाइम में 5 आपके क्या होते थे, एरिया होते थे। इनका नाम है अनु, दुर्ह, पुरु। अनु पहला नाम है, दुर्हय दूसरा है, पुरु तीसरा है, तुर्वस, TURVASH, तुर्वस। एंड लास्ट वन इज युद्ध, YUDH। ये 5 एरिया होते थे उस समय के, 5 कबीले होते थे, मतलब 5 तरह के जगहें होती थी जिन जगहों पे ये लोग रहते। ये पुरु वाला ही होता है जो बाद में पांडव बने हैं। तो जो महाभारत का टेन्योर अप्रोक्सीमेट है वो आपका इसी समय के आसपास की कहानी लिखी गई है, ठीक है, ध्यान से। तो ये 5 एरिया कहाँ का हो गया, जो वैदिक पीरियड में जो एरिया था जहां पर ये लोग रहते थे, उनके अलग अलग सेक्टर हो गए 5 कबीले के नाम से। नेक्स्ट देखो, हटा दे रहा हूं, ठीक है। जो सोसाइटी थी, सोसाइटी में 3 चीजें हैं, विश और जन। ध्यान से, ये 3 लोग होते थे। 3 मतलब क्या होता था, एरिया होता था, ठीक है। विश ये होता था आपका आज के समय का स्टेट, जन उस समय का डिस्ट्रिक्ट, मतलब आज के समय का, और ग्राम से तो पता ही लोग आज के समय का विलेज। ध्यान से, मतलब जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मिलेगा। जो हाईएस्ट सोसाइटी होती थी एरिया वाइज, वो उस समय क्या कहलाती थी, विश, जन, ग्राम। इसमें जो जन है, दिस इज कॉल्ड जनपति, दिस इज कॉल्ड ग्रामनी हेड, एंड दिस इज कॉल्ड विशपति। ध्यान से, ग्रामीणी, जनपति और विशपति, ये इनके हेड को बोलते थे, ठीक है। जैसे आज के गांव के हेड को बोलते हैं मुखिया। तो हमने सुना होगा, तुम लोगों ने प्रधान प्रधान सुने हो, प्रधान नहीं सुने हो, अरे प्रधान जी याद आ गया कुछ, पंचायत। पहला हो गया प्रधान, ग्रामीणी। जनपति मतलब डिस्ट्रिक्ट का हेड, तो डिस्ट्रिक्ट हेड आज का क्या होगा, डीएम, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। और थर्ड क्या हुआ, विशपति, स्टेट का हेड। तो स्टेट का हेड कौन होगा, सीएम, एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, प्रशासनिक होता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, जो किंग होता था, राजा, किंग, ये आपका
हेरिडेटरी होता था, मतलब अनुवांशिक होता था। अनुवांशिक का मतलब समझ में आया? अनुवांशिक का मतलब होता था राजा का लड़का राजा, फिर उसका लड़का, फिर उसका लड़का। ये चीजें जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लड़का जो होगा राजा का वो क्या बनता जाएगा? ऑटोमेटिकली राजा बनता जाएगा। इसका मतलब कुछ समझ में आया? इसका मतलब ये निकला कि इस समय डेमोक्रेसी ये आपकी नहीं थी, तभी तो राजा का लड़का राजा बनेगा। डेमोक्रेसी में तो इलेक्शन होंगे भाई, लॉजिक बात है। तो डेमोक्रेसी तो बहुत क्लियर क्वेश्चन आईएएस के लिए है कि इस इंडस वैदिक कल्चर में, पोस्ट वैदिक में आ गई है डेमोक्रेसी, पोस्ट वैदिक में बकायदा इलेक्शन होते थे, वैदिक कल्चर में इलेक्शन नहीं होता था, मतलब लोकतंत्र नहीं था। इसके पहले तुम लोगों ने कौन सा पढ़ा है? इंडस। वहां पे क्या लिखे थे? रिपब्लिक। कुछ याद है? इसका मतलब सोचो, इंडस में क्या होता था? इलेक्शन होते थे। वैदिक में नहीं होते थे, पोस्ट वैदिक में हो जाएंगे। समझ में आ रहा? ठीक। यहां पे जो किंग है, इस किंग के दो नाम हैं। पहला नाम है गोप्ता जनस्य। ये किसमें बता रहा हूं? ये सारा कंटेंट जितना तो कुछ बता रहा हूं ये सब ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ठीक है? तो तुम्हारे लिए यूपीएससी के लिए पहला गोप्ता जनस्य, गोप्ता जनस्य पहला हो गया। और दूसरा नाम है पुरा गोप्ता। मैं इधर लिख देता हूं, पुरा गोप्ता। ये दो नाम है राम के किंग के। जो राजा वर्ड है, आप देखो ना राजा कितनी बार मिला, लिमिटेड है, लेकिन राजा की जगह जो वर्ड मिलेगा वो वर्ड ये दो हैं आपके, गुप्ता जनस्य और पुरा गुप्ता। गुप्ता जनस्य की मीनिंग लिखो। गुप्ता जनस्य की मीनिंग ये है प्रोटेक्टर ऑफ कबीला, कबीले का संरक्षक। प्रोटेक्टर ऑफ कबीला, कबीले का संरक्षक। सेकेंड इज पुरा गोप्ता। पुरा गोप्ता का मतलब होता है अ पर्सन हु वन सिटी, नगर पर विजय पाने वाला। अ पर्सन हु वन सिटी, नगर को जीतने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जिसने नगर को जीत लिया है। ध्यान से करना भाई साहब, भर भर के क्वेश्चन है ये सिविल्स के। मैं बार बार कह रहा हूं, पीसीएस आईएएस में क्वेश्चन होगी भरमार है, क्योंकि मॉडर्न सब बच्चे रट चुके होते हैं, तो गांधी नेहरू खत्म हो चुका है उसमें से भाई, ठीक है? बहुत गंदे क्वेश्चन उठते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, और इतने गंदे होते हैं आंसू आ जाते हैं एग्जाम में जब प्रीलिम्स उठते हैं ना, देखिए कहां से उठा लिया। इसीलिए 3 सोर्सेज हैं, मैं तीनों से आपको कवर करा दे रहा हूं, कम से कम आपकी मेहनत बहुत हल्की हो जाए। नेक्स्ट, अभी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल अभी लड़ाई आएगी आगे। नेक्स्ट आइए, रोल ऑफ वुमेन। रोल ऑफ वुमेन, महिलाओं का रोल। तो महिलाओं के रोल में 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, ध्यान से पहले एक चीज समझो, जो किंग होता था ना, किंग को एडवाइस करने के लिए 3 कमेटी होती थी। ध्यान से, पहली कमेटी का नाम है सभा, दूसरी कमेटी का नाम है समिति एज इट इज इंग्लिश में, एंड थर्ड वन इज विदत। सभा, समिति एंड विदत, ये 3 कमिटीज हु एडवाइजेज किंग। फर्स्ट पॉइंट, सभा, समिति एंड विदत। हाँ, रोल ऑफ वुमेन में ही लिख लें। इसमें जो वुमेन है वो सभा और समिति इसमें बैठ सकती थी, इसमें विदत में वुमेन अलाउ नहीं थी। सभा और समिति इसमें बैठ सकती थी, विदत में, होल्ड ऑन एक मिनट रुक जा भाई, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन करता है यार ये। सभा और विदत में इसमें बैठ सकती थी, समिति में नहीं बैठ सकती थी। ध्यान से नोट करना, समझ में आया? सभा में बैठेंगी, विदत में बैठेंगी, समिति में नहीं बैठेंगी। समिति क्या थी? बेसिकली समिति थी मेन एडवाइजरी कमेटी टू द किंग। अगर राजा किसी एक कमेटी की बात सुनेगा तो वो किसकी सुनेगा? समिति की। तो लॉजिकली देखा जाए ये पॉलिटिकल कमेटी थी, पहला पॉइंट। दूसरी चीज है कि सबसे ज्यादा पावरफुल कमेटी थी, क्योंकि राजा को सीधे एडवाइस कर रही है तो सीधा अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये बना कि महिलाओं का रोल जो था उस समय की फीमेल का सिचुएशन थी, वह बेहतर थी कि कम थी? इसके हिसाब से आपको क्या लगता है? इस पॉइंट के हिसाब से जो डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी, उसमें रोल है नहीं,
बाकी जगहों पे आप रोल कर सकते हैं, तो लॉजिकली क्या मानेंगे कि जो, हाँ समझ में आया, क्योंकि जो डिसीजन, भाई समझो, किंग को एडवाइस करने के लिए 3 लोग हैं, ये मेन एडवाइजर कमेटी है, बाकी ये कैसी हो गई, सब्स्टिट्यूट हो गई। तो इन दोनों में फीमेल है, इसमें फीमेल नहीं है, तो लॉजिकली देखा जाए कम उनका क्या। तो यहीं से मैंने उस दिन भी, समझो, इंडस वैली से प्रेजेंट टाइम तक अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रोल ऑफ फीमेल, तो वहां पे एक ही आंसर आएगा, इट गेट डिक्लाइन। फीमेल की सिचुएशन लगातार क्या हुई है, घटी है। अभी वैदिक में आते जाओगे, पोस्ट वैदिक पढ़ोगे, बहुत ज्यादा घटती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। डन। नेक्स्ट, आर्मी। नेक्स्ट हो गया रोल ऑफ वुमेन। आर्मी, आर्मी के बेसिकली उस समय 3 नाम दिए हुए हैं, सर्द, व्रात और गढ़। SHARDH, सर्द, व्रात और गन। ये तीनों पार्ट्स ऑफ आर्मी हैं। जहां हिंदी होगा मैं बता दूंगा मैं। सर्द, व्रात और गन, ये तीनों पार्ट्स ऑफ आर्मी हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, कहानी कुछ इस तरीके से समझो। मैंने पीछे तुमको कबीले बताए थे, 5 नाम लिखवाए थे। तो वो जो 5 आपके मैंने बताए थे कबीले, वो कन्वर्ट होते हैं 10 कबीलों में। धीरे धीरे क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो 10 कबीलों में होते हैं, लिख लीजिए, कन्वर्टेड। टाइमिंग प्रोसेस है, 200-300 साल लगे करीब इसमें। क्या, हाँ उसी में बढ़ते, नहीं नहीं, आर्मी हो गया, आर्मी का पॉइंट पहला था। आर्मी अलग हेडिंग थोड़ी लिखवा रहा हूं मैं, तो उसी में लिखवाते चल रहा हूं ना। तो 5 कबीले जो थे वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए, जैसे पार्ट में टूटते गए तो 10 कबीले बने। इन 10 कबीलों में ध्यान रखने वाली कंडीशन ये है कि इन 10 कबीलों में 5 आपके थे आर्यन और 5 आपके थे नॉन आर्यन। ध्यान से, 5 आपके थे आर्यन कबीले और 5 थे आपके अनार्य कबीले, नॉन आर्यन कबीले। ये है इन दोनों के बीच की फाइट। ठीक है, एंड दिस फाइट इज नोन एज दास राज्य वॉर। ध्यान से लिखना, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है आईएएस का। दास राज्य लड़ाई याद करने का लिए ट्रिक, दास मतलब 10, DASH, दास मतलब होता है 10 से, तो 5 + 5, ये लड़ाई हुई है दास राज्य वॉर। बड़ा फेमस क्वेश्चन है भाई। ये किस पे लड़ी गई है, तो ये लड़ी गई है परुष्णी रिवर पर। परुष्णी नदी के किनारे इस लड़ाई को लड़ा गया है। परुष्णी रिवर पे इसको लड़ा गया है। परुष्णी रिवर पे, उधर से हो, लड़ा गया है। इसमें लिखिए जो जीता, इस फाइट में जो जीतता है, इस वाली फाइट में, उसका नाम है सुदास। ध्यान से, सुदास नाम का एक किंग होता है, वो जीतता है इस फाइट में। ये 5 में से 5 मिला के जो हारते हैं, उसमें हारते हैं पुरु। इसमें से पुरु, याद है पुरु, पीछे नाम लिखवाया था पुरु। तो जो हारे वो कहलाए पुरु, जो जीता वो कहलाया सुदास। ऐसी कुछ कहानी है इसमें, ध्यान से समझते चलना। 5 आर्यंस में मैंने एक नाम बताया था आपको, क्या 5 में याद है, उसमें पुरु नाम था। नॉन आर्यंस जो हैं, इसके नाम नहीं लिखवाए हैं, लेकिन इसमें एक कबीला था जिसका नाम था भरत। ध्यान से, 5 आर्यन में एक पुरु था, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। नॉन आर्यंस आज तक पूछे नहीं है, बट फिर ही नॉन आर्यन में एक कबीला था भरत। ठीक, टाइम बीइंग ये दोनों कबीले मिल गए। टाइम बीइंग पुरु और भरत, ये दोनों क्या हो गए, मिल गए। और मिलने के बाद एक नया कबीला डेवलप हुआ, विच इज कॉल्ड कुरु। समझ में आया, पॉइंट क्लियर हुआ? फिर समझ लीजिए, कबीला फ्रॉम द आर्यन कम्युनिटी नोन एज पुरु,
कबीला फ्रॉम द नॉन आर्यन कबिलिटी नोन एज ए भरत, फर्दर टाइम बिंग क्या हो गए, दे मर्ज एंड अ न्यू डेवलप कॉल्ड कुरु। यही कुरु, इसी से कुरु से क्या निकला है, कौरव। अब आ रहा कुछ समझ में? तो इसीलिए मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि हिस्टोरिकल एविडेंस रामायण और महाभारत के नहीं हैं। रामायण और महाभारत तीसरी चौथी पांचवी छठी एडी बीसी में लिखी गई है, समझ रहे हो? तो बहुत बाद में रामायण महाभारत लिखी गई है, उसमें जो कहानी है वो बताई गई है, समझो। रामायण महाभारत में जो बात लिखी गई है वो बात त्रेता युग और द्वापर युग की है, समझ रहे हो? लेकिन उसके अंदर जिसने लिखा है वो दो अलग अलग चीजें ना भाई। मैं आज एक बुक लिखूं और उस बुक में जो स्टोरी है वो आज से 2000 साल पहले की है, हो सकता है, इमेजिन करूं कुछ भी ऐसा, तो किताब कब की मानी जाएगी, आज की कि 2000 साल पुरानी? समझ गए? तो सेम कहानी है, महाभारत जो लिखी गई है वो इस समय की है, इसमें इमेजिनेशन हो रखा है कि भला वो कौरव थे, पांडव थे और कृष्ण वो जो भी था ना तामझाम, वो वहां पे था। समझ में आ रहा है? तो कभी भी हाँ, रामायण की स्टोरी, महाभारत की स्टोरी वो आपकी कब है, कई साल पुरानी कहानी हो रखी है। बट ऐसा महाभारत के एविडेंस के पॉइंट से नहीं, क्योंकि कुरु आपका यही है, तो कुरु से क्या बना, कौरव। तो यही कौरव और पांडव की लड़ाई हुई होगी, इसी समय के आसपास की बात है कि नहीं? चलिए, इसको चार्जिंग में नहीं लगाई हो तुम। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट लिखिए, बोलो बोलो बोलो। कौन था? नहीं, कोई एविडेंस नहीं है। किताबों में जो बोला गया है वो बातें अलग होती हैं। जो हिस्टोरिकल है, देखो दो एविडेंस होते हैं, एक एविडेंस होता है स्पिरिचुअल एविडेंस होता है तुम्हारा, पूजा पाठ वाला एविडेंस, और दूसरा एविडेंस होता है हिस्ट्री में प्रूफ क्या कह रहा है। तो हिस्ट्री में प्रूफ ये कह रहा है जो आपके सामने है, माइथोलॉजी में क्या बोला गया वो अलग कहानी है।